नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धन लोक बज के इस नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे करियर पाथ के बारे में जो नीट और जेई की तरह बहुत ही शानदार है, साथ ही इन सबसे थोड़ा अलग होने के अलावा काफ़ी मीनिंगफुल भी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब के साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। साथ ही दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे कोई स्टूडेंट नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है, क्या उसके पास ऐसे विकल्प होते हैं जो उसको जॉब के अलावा इस सेक्टर में मिलते हैं। दोस्तों, आज भारत के अलावा पूरे विश्व में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, चाहे वो रिसर्च का सेक्टर हो, चाहे वो जॉब का सेक्टर हो। और दोस्तों, इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका 20 साल का इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा अनुभव है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आशीष पांडे सर। नमस्कार आशीष सर। नमस्कार। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आशीष सर हमारे व्यूवर्स को अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जर्नी है उसके बारे में बताएं। जी, लोकबज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। साथियों, मैं भी हाड़ौती का ही रहने वाला हूँ और 1995 में जब मैंने कक्षा 10 पास की तो सभी विद्यार्थियों की तरह मेरे पास में भी मौका था कि मैं भी मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं। लेकिन मेरे अभिभावकों की जानकारी की वजह से मैंने ये तय किया कि मैं कृषि के क्षेत्र में अपना करियर बनाऊंगा और कृषि में स्नातक और कृषि प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री करने के बाद पिछले 20 वर्षों में बहुत सी विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी सेवाएं मैंने दी है और वर्तमान में मैं पायनियर बीज कंपनी में हैदराबाद में स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, पूरे भारत भर में चलने वाले इनिशिएटिव्स को देख रहा हूं। तो मेरी ये जर्नी बहुत ही फ्रूटफुल रही है और मैं इस बारे में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूं कि आने वाला समय कृषि शिक्षा और कृषि से जुड़े रोजगार का रहने वाला है। आशीष सर, हमारा जो एरिया है स्पेसिफिकली अगर मैं राजस्थान में भी हाड़ौती की अगर बात करूं तो यहाँ ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और अपने करियर के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स में जाते हैं और इसी में अपना करियर ढूंढते हैं। इन सब के बीच में एग्रीकल्चर में आप करियर को किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल अक्षय जी आपने पूछा है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कृषि अभी तक उपेक्षित सब्जेक्ट रहा है। साथियों, कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा 11 में न केवल कृषि को एक विशेष विषय के रूप में चुन सकते हैं, बल्कि जिन व्यक्तियों ने पीसीबी या पीसीएम विषय का चुनाव कर लिया है और वो नीट या जेई जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी कृषि के क्षेत्र में आने वाली परीक्षाओं की तैयारी नीट और जेई के साथ में कर सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में न केवल पढ़ाई बल्कि रोजगार के अवसर पा सकते हैं। सर, 12th के बाद अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर में स्नातक करना चाहे तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? क्या ऐसे प्रवेश एग्जाम्स होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं होती है जिसको देनी पड़ती है? जी हाँ, इसमें मैं बता देना चाहूँगा कि कक्षा 12 में पास करने के बाद में आपके पास में, मैं इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देना चाहूँगा। प्रत्येक राज्य की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है, जैसे राजस्थान के लिए जेईटी, इसके अतिरिक्त पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए सीईटी, मध्य प्रदेश के लिए पीएटी और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए सीसीएस इत्यादि के जो परीक्षाएं हैं वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी परीक्षाएं करती हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे भारतवर्ष में कृषि के क्षेत्र में स्नातक डिग्री में प्रवेश के लिए सीयूईटी का एग्जाम भी ऑर्गेनाइज करवाती है और आप सीयूईटी के एग्जाम में भी कृषि को विषय के रूप में चुन करके कृषि की डिग्री के लिए आप उस परीक्षा को दे सकते हैं। और तीसरा रहेगा सेंट्रल एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ICAR का जो AIEEA नाम की जो परीक्षा होती है उसके जरिए भी आप यूजी और पीजी के सभी कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। ICAR के जरिए आप ICAR दिल्ली और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो आरक्षित सीटें हैं उनके लिए आप प्रवेश पा सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 परीक्षाओं को देकर के आप पूरे भारतवर्ष में अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार कॉलेजेस का चयन कर सकते हैं।
इस जानकारी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि कोई भी जो हमारा व्यूअर है जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर वो जानना चाहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा, उनको आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? असीम संभावनाएं इस क्षेत्र में मौजूद हैं। आप स्नातक की डिग्री लेने के बाद, स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद जो भी उपलब्ध सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए तो एलिजिबल बनते ही बनते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में आपको कई अन्य रोजगार के अवसर भी आते हैं। कृषि के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में आपके पास में कृषि पर्यवेक्षक, कृषि के क्षेत्र में रिसर्च डॉक्टर, ब्रीडर, एंटोमोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट इत्यादि की नौकरियों की संभावना बनती है। लेकिन बहुत तेजी से जो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहा है उसमें न केवल खाद, बीज, दवाओं के क्षेत्र में सेल्स की नौकरियां निकलती हैं, इसके अतिरिक्त डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट इत्यादि के क्षेत्र में भी न केवल सेल्स और मार्केटिंग बल्कि रिसर्च, अनुसंधान, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट इत्यादि की भी बहुत सारी संभावना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में नौकरी, व्यवसाय, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी इत्यादि की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। सर, ये तो बात हम कर रहे हैं जॉब की, लेकिन जॉब के अलावा अगर कोई कैंडिडेट इसमें और भी करियर की कोई ऑप्शंस अगर देखना चाहे, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहे, तो इसके लिए उसके पास क्या विकल्प एग्रीकल्चर सेक्टर में मौजूद होते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है और मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अविकसित या उपेक्षित सेक्टर होने की वजह से इसमें न केवल एंटरप्रेन्योरशिप बल्कि स्टार्टअप की भी असीम संभावनाएं हैं। देखिए, कृषि की जो पूरी वैल्यू चेन है, इसके जो मुख्य सेक्टर कृषि और इस पर आधारित अन्य जो सेक्टर हैं, उन सभी में न केवल आपके पास एक स्टार्टअप शुरू करने की गुंजाइश है, बल्कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन करके डेयरी, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, साइलेज, इथेनॉल जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर बन रहा है, इन सब चीजों में आप कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय या व्यापार शुरू कर सकते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में चल रही खेती के कई सारी चीजें जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेदर फोरकास्ट, प्रिडिक्शन, क्रॉप सेंटिमेंट्स, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसीजन फार्मिंग, सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखना इत्यादि असीम संभावनाओं के क्षेत्र कृषि चुनने से आपके लिए खुल जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है जिसमें अभी भी कई संभावनाएं मौजूद हैं जिनको कि अभी भी तलाशा जाना बाकी है, और हमारे साथी, हमारे श्रोता, हमारे देखने वाले उस क्षेत्र के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है ये अभी एक बहुत संभावनाओं को लिए हुए है और आगे भी इसमें काफी संभावनाएं आने वाली है। अब मैं थोड़ा सा अगर इसमें पीछे जाऊं कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई पेरेंट्स है जो इस पॉडकास्ट के बाद अगर मोटिवेट होता है कि वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में आगे जाना चाहे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर वो शुरुआत कैसे कर सकता है, कैसे वो शुरुआत करे स्कूल टाइम से और उसका आगे तक क्या रोड मैप होना चाहिए? जी हाँ, तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि दो रास्ते कोई भी व्यक्ति, मतलब पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अख्तियार कर सकते हैं। दो रास्ते वो चुन सकते हैं। पहला रास्ता है कि 10वीं के बाद ही कक्षा 11 में जब आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करें तो आप कृषि के क्षेत्र में चुनाव कर लें, जिससे कि आप कृषि के क्षेत्र में सभी परीक्षाओं को देकर के स्नातक स्तर के तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये याद रहे कि कृषि के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री लेने के लिए आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरह ही परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो बिना परीक्षा दिए आप कृषि की डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आप 10वीं के बाद ही कृषि विषय का चुनाव करें 11वीं 12वीं में, और कंपटीशन फाइट करके और कृषि के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री लें। इसके अतिरिक्त मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो सक्षम हैं और जिनकी रुचि है वो पीसीबी या पीसीएम विषय लें। पीसीबी में नीट की परीक्षा या डॉक्टरी की परीक्षा के साथ ही वो वेटरनरी साइंस, फिशरीज या एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये उनका प्लान बी हो सकता है, और इससे जुड़ी हुई परीक्षा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो परीक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही हमारे वो साथी
जो कि PCM विषय अपनी रुचि के अनुसार लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, वो अपने प्लान बी के रूप में डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अपना प्लान भी तैयार रख सकते हैं और इसमें भी अपनी बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आपकी रुचि है और यदि आपकी क्षमता है तो आप PCB या PCM लें। आप मुख्य रूप से नीट और जेई की तैयारी करते रहें, लेकिन साथ ही प्लान बी के रूप में कृषि के जो भी आपके जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी भी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी आप साथ के साथ में करते रहें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपको ज्यादा मौके मिल पाए। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है और ये एक बहुत लॉजिकल बात है कि आज की जो कंपटीशन हम देख रहे हैं उसमें आपके पास एक प्लान भी ज़रूर होना चाहिए। सर मेरा जो अगला आपसे क्वेश्चन होगा कि जो हायर स्टडीज़ होती है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसे हायर स्टडी करनी है तो इसमें वो क्या हायर स्टडीज़ कर सकता है, और भारत के बाहर भी हायर स्टडीज़ के लिए क्या चांसेस स्टूडेंट के पास होते हैं और करियर के भी क्या ऑप्शन उसके पास आउट ऑफ इंडिया उसको मिल सकते हैं। जी हाँ, तो मैं ये 3 सवाल मान करके इनका जवाब देना चाहूंगा। हायर स्टडीज के लिए क्या ऑप्शन है? जी हाँ, कृषि के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है और मास्टर्स और PhD के जरिए आप एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इत्यादि विषय लेकर के आप स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स डिग्री और PhD कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारत के साथ ही कृषि क्षेत्र, क्योंकि यह पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है ये क्षेत्र, तो न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का डेवलपमेंट भी हो रहा है और भारत से ज्यादा असीम संभावनाएं हैं, वहां पर भी आप जाकर के कृषि के क्षेत्र में अपना रिसर्च अनुसंधान कर सकते हैं और वहां पर भी आप हायर स्टडीज करके न केवल अपना खुद के अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बल्कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकते हैं। आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें जो पहला तत्व रोटी है, जो खाना पीना है, पूरी मानवता के लिए आप फूड सिक्योरिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं और बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। सर इसमें जो कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर पढ़ता है तो उसको क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप या इस टाइप की कोई सुविधाएं उसको मिलती है? जी हाँ, किसी भी स्नातक स्तर पर मिलने वाली सामान्य छात्रवृत्तियों, स्कॉलरशिप के अलावा महिलाओं को स्टेम एजुकेशन, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कृषि को भी माना जाता है, तो स्टेम एजुकेशन के क्षेत्र में आने वाली महिला विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सहूलियत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें कक्षा 12 तक लगभग 15,000 रुपया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पर लगभग 25,000 रुपया सालाना और PhD स्तर पर 40,000 रुपया सालाना राजस्थान सरकार अलग से मानदेय भत्ता या छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जो ST SC को मिलने वाली छात्रवृत्तियां हैं या स्नातक स्तर पर मिलने वाली अन्य छात्रवृत्तियां हैं, वो भी विद्यार्थियों के लिए लागू रहती हैं। बहुत अच्छी। तो इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में न केवल आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा करियर है, बाकी गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट आपको मिल सकता है। सर मेरा अगला आपसे क्वेश्चन होगा कि क्या कोई स्टूडेंट जिसने एग्रीकल्चर में पढ़ाई करी है उसका फ़ायदा उसे IAS, IFS जैसी जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें भी इसका फ़ायदा उसको मिलता है? जी हाँ, ये बहुत सही सवाल पूछा। हमारे साथी कई बार जब 4 वर्षीय प्रोग्राम करते हैं उसके बाद उनका मन सिविल सर्विसेज की तरफ भी बढ़ता है और कृषि एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी आप चुनाव कर सकते हैं, या कृषि के बाद आप चूंकि स्नातक स्तर की सभी परीक्षाओं, UPSC, सिविल सर्विसेज या राज्य की जो भी सेवाएं हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो न केवल कृषि पढ़ने के बाद में आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बल्कि कृषि के कुछ विषयों को यदि आपने उसमें महारत हासिल कर ली है तो इन्हें भी आप एक वैकल्पिक विषय लेकर के काफ़ी अच्छा स्कोर इन सब्जेक्ट में कर सकते हैं और अपनी दावेदारी उन सब जॉब्स के लिए दे सकते हैं।
सर जो अभी नेक्स्ट जेन जो जॉब्स है हमें आपने भी काफ़ी सुना होगा, हम देखते आ रहे हैं कि एआई काफ़ी सारी जॉब्स जो हमारी लेता जा रहा है, हमें रिप्लेस करता जा रहा है। तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एआई की वजह से आपको लगता है कि जॉब मार्केट में सेचुरेशन भविष्य में आ सकता है, या इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव जॉब मार्केट में रहेगा? महत्वपूर्ण सवाल है, पर मैं जैसा कि इसे देख पा रहा हूं, एआई जॉब लेने के पहले बहुत सारी जॉब क्रिएट करेगा। क्योंकि अभी तक भी जो एआई और एमएल है वो हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कोडिंग इत्यादि में ही देखा है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में पेस्ट एंड डिजीज प्रिडिक्शन, वेदर फोरकास्ट, क्लाइमेट चेंज इत्यादि की जो यील्ड प्रिडिक्शन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, टाइमली एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, इंसेक्ट एंड पेस्ट इत्यादि कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर तो अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इन चीजों को पहले सीखेगा। तो अभी तो आज इस क्षेत्र में उन विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो मशीन को यह लर्न करवा सकें कि आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ना क्या है, और उसके बाद जाकर के शायद एआई और एमएल कृषि के क्षेत्र में जब ये सब जानकारी ले पाएंगे तब कुछ योगदान दे पाएंगे, और उसके बाद जाकर के शायद कहीं पर नौकरियों पर खतरा होगा। लेकिन कृषि का क्षेत्र में आपको फिर बता देना चाहता हूं, पूरे विश्व की और पूरे देश की फूड सिक्योरिटी को लेकर के जितना बड़ा मैक्रो पॉलिसी सरकारें बनाने की कोशिश करती हैं, उन सब के तहत आने वाले समय में बहुत बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस इत्यादि न केवल कृषि के क्षेत्र में एंट्री करना चाह रही हैं, बल्कि वो उन विशेषज्ञों की तलाश में हैं जो उनकी मशीनों को कृषि सिखा सकें, और उसके बाद जाकर के शायद कभी सैचुरेशन आए। लेकिन वो बहुत दूर का रास्ता है, और तब तक के लिए इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। तो एग्रीकल्चर भी तो आने वाले समय में टेक ड्रिवन होने वाला है, और इसमें काफ़ी सारी संभावनाएं न केवल एग्रीकल्चर पढ़ने वाले साथियों के अलावा काफ़ी सारे जो दूसरे सेक्टर के स्टूडेंट हैं उनको भी मिल सकती है। सर मैं चाहूँगा कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप दे सके हमारे व्यूवर्स को, जिससे कि वो इंस्पायर हो सके, तो बिल्कुल। हाँ, तो देखिए इस क्षेत्र में न केवल मैं खुद एक एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को पेश करना चाहूँगा कि मुझे इस क्षेत्र से निकल करके, हाड़ौती से निकल करके न केवल पूरे देश बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों में जो घूमने का जो एक्सपोजर मिला वो केवल कृषि के माध्यम से मिला, जबकि मैं सिर्फ एक नौकरी कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त हमारे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप अपने बनाए हैं। कई जगहों पर यूनिवर्सिटी में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स चल रहे हैं वहां पर ये व्यक्ति ड्रोन स्प्रे, सॉइल टेस्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, पेस्ट एंड डिजीज प्रिडिक्शन, कमोडिटी प्राइस मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग इत्यादि विषयों में अपनी अपनी फर्म और संस्थाएं बना करके काम कर चुके हैं। मैं हाड़ौती के ही कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि यहां पर भी काफी लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं। कुछ नाम मैं यहां पर लेकर के आया हूं, जैसे श्रीमान आर्यन सिंह जो कि कोटा के निवासी हैं। उन्होंने लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में ही एआई संचालित एग रोबोट विकसित किया है, जो कि मिट्टी की नमी, फसल स्वास्थ्य व जल आवश्यकताओं और कीट की पहचान में अपनी मदद करता है। मैं कपिल जैन जो कि कोटा क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो एमबीए धारी हैं, मुंबई में काम कर रहे थे। वहां से आने के बाद कोटा के ही पास एक छोटे से गांव में गुलाब जल का निर्माण उन्होंने शुरू किया है। इसके अतिरिक्त धनराज लववंशी जो कि बारां के निवासी हैं, उन्होंने कई सरकारी नौकरियां छोड़ने के बाद आधुनिक इजरायली तकनीक से लो टनल की खेती में काफी ज्यादा उत्पादकता बढ़ा करके सब्जियों की खेती शुरू की है। कालू सिंह जी जो झालावाड़ के निवासी हैं और उस क्षेत्र में काफी इस प्रकार का विकास हो रहा है, जिन्होंने पॉली हाउस इत्यादि बना करके बेमौसम कई प्रकार के फलों और सब्जियों की खेती की है और काफी अतिरिक्त मुनाफा कमाया है। तो इस क्षेत्र में न केवल हाड़ौती बल्कि राजस्थान और बल्कि पूरे भारत देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान और पूरी फार्मिंग सेक्टर में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर उसके लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं और साथ ही अपने व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जा पा रहे हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए यूनिवर्सिटीज,
स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, संस्थाएं जैसे कि नियाम, मैनेज, आईआईटी कानपुर, आईआईटी लखनऊ इत्यादि अपने इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए इनको न केवल गाइडेंस, मार्गदर्शन प्रदान कर रही है, बल्कि इनको सीड फंडिंग और काफी सीरीज ए, सीरीज बी और बाकी अधिकतर राउंड की फंडिंग भी इनके लिए मौजूद करवा रही हैं। तो यहां पर भी इसमें काफी असीम संभावनाएं मौजूद हैं। सर, मैं एक इश्यू की ओर भी आपकी राय जानना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि जॉब की चाह में, स्पेशली एमएनसी की में जॉब की चाह में जो गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं। गांव के जो लड़के हैं, युवा हैं, वो शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं और शहरों में जाने के बाद जो शहरों पर दबाव इतना बढ़ गया है कि शहरों की लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे उनके रहने की प्रॉब्लम हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हो। तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर इस पलायन की समस्या का समाधान हमें दे सकता है? जी हाँ, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है और आज के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। शहरों में असीम संभावनाएं हैं, सभी प्रकार की जॉब, डेवलपमेंट, ग्रोथ वहां पर मिलती है, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको शहर की ओर भागने की, पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। आप टीयर 2 सिटीज, छोटे छोटे गांवों में भी एक बहुत बड़ा व्यापार बना सकते हैं। शहरों में जो कुछ कमियां हैं, शहरों में चलते दबाव या आज की लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि आप ऑफिसेज में काम करके किसी व्यक्ति में आ जाती हैं, इसके चलते मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपनी काफी हाई पेइंग जॉब छोड़ करके और कृषि के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं। क्यूबिकल से एकड़ में काम करने का जो सफर है, ये वो लोग तय कर रहे हैं। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जब आप काम करेंगे, जब आप पशुपालन करेंगे, जब आप फिशरीज करेंगे, जब आप एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन डेवलप कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप खुले मौसम, खुले आसमान में काम कर रहे होंगे, प्राकृतिक क्षेत्र में काम कर रहे होंगे। तो न केवल आप अपने 9 to 5 जॉब, ट्रैफिक से बच रहे होंगे, प्रकृति के पास में आप काम कर रहे होंगे, बल्कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर रहे होंगे। और कृषि के क्षेत्र में आपको किसी शहर की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गांव के नजदीक, अपने क्षेत्र के नजदीक, आप अपनी रुचि और आप अपनी काबिलियत के अनुसार किसी भी काम को चुन सकते हैं। इन कामों में न केवल इंडिविजुअल स्तर पर एंटरप्रेन्योर बनकर के आप ये काम कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप बना करके आप अन्य लोगों को रोजगार दे सकते हैं। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें कि 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाना है, जो कि आने वाले समय में कृषि और खाद्य सुरक्षा में एक बहुत ही बड़ा मूलभूत बदलाव करने की महत्वाकांक्षी योजना है। उसके तहत भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल खुद अपनी सेवाएं दे सकते हैं, बल्कि रोजगार, जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं और आप पूरी वैल्यू चेन को बहुत स्ट्रेंथन और बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में काम करके आप शहरों की ओर न भागें, बल्कि आप अपनी जगह पर रह करके प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हुए आप बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल अपने ही परिवार और अपने लोगों के बीच में जी सकते हैं। सर, एफपीओ के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, लेकिन गांवों में अवेयरनेस इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा नहीं है। तो आप हमारे व्यूअर्स को एफपीओ के बारे में कुछ बता सकें? जी हाँ, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत बहुत ही छोटी छोटी जोत वाले किसानों को एक साथ मिलाकर एक संस्था का निर्माण किया जाता है। इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी और बहुत प्रकार की सहायता का भी प्रावधान है। आप एक संस्था का गठन करें, उसमें कुछ मेंबर्स, फार्मर प्रोड्यूसर्स मेंबर्स को जोड़ें और उसके बाद आप एक एग्रीगेटर की भूमिका निभा करके इन किसानों के लिए आवश्यक आदान, जैसे कि सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर इत्यादि की आवश्यकताओं को ले सकते हैं। साथ ही फार्म मशीन बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर और कई प्रकार की सब्सिडी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप इन छोटे छोटे किसानों की उपज के एग्रीगेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं और कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोक्योरमेंट के लिए आप इन सब किसानों का एकत्रीकरण या एग्रीगेशन करके इन उत्पादों को उन कंपनियों तक पहुंचा करके इनको अच्छा भाव दिलवा सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपके घर में आने वाला आटा, टोमेटो केचप, आपके
अर्बन एरियाज में मिल रहे जूस के पैकेट, ये सब चीजें भी कृषि आधारित उद्योगों से ही आ रही हैं। और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कि डेयरी के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, रेडी टू ईट फूड के क्षेत्र में, प्रोसेस्ड फूड के क्षेत्र में जो कंपनियां आ रही हैं, वो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को खोज रही हैं। और कृषि के क्षेत्र में इस प्रकार की इकोसिस्टम या मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जहां पर इन मल्टीनेशनल कंपनीज या इन बड़ी कंपनीज की वैल्यू चेन में आप अपना हिस्सा बन करके, लोगों को साथ लेकर के, और आप ग्रामीण स्तर पर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बहुत बड़ा सपोर्ट खड़ा कर सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में हैं, उनको एनकैश कर उनमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले सकते हैं। और दूसरे लोग जब तक इस क्षेत्र को समझे, जब तक इस क्षेत्र में कंपटीशन आए, तब तक आप इस क्षेत्र में अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर के इस क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई सर ने। एफपीओ जो कि एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम बोल सकते हैं हम, एक अच्छी एक प्रक्रिया है जिससे आप जुड़कर काफ़ी अच्छे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के नाम से हम केवल खेती से ही अपने आप को जोड़ पाते हैं, लेकिन इसके साथ जो डेयरी फार्मिंग है या अदर जो चीज़ें हैं, जो कि किसान के साथ साथ काफ़ी सारे लोग भी इसमें एसोसिएट होकर अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ व्यूवर्स को बता सकें। जी हाँ, आज जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो सिर्फ खेती, धूल, छोटे किसान, मंडी, ट्रैक्टर इत्यादि हमारे सामने नजर आते हैं। साथियों, जिस प्रकार से खेती की हम बात करते हैं, भारत में जहां पर 1, 2, 5 एकड़ का एवरेज फार्मिंग होता है, आप कभी किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर के विश्व के किसी अन्य देश का वीडियो देखें जहां पर खेती को एक बड़े उद्योग का दर्जा दिया गया और हजारों एकड़ जमीन एक किसान लेकर के ये फार्मिंग करता है। तो भारत में भी यदि हम बात करें तो ये सिर्फ आज एक धूल भरी जिंदगी और छोटी फसल नहीं रह गई है। आज हमारे पास ऐसे किसान मौजूद हैं जो सैकड़ों एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और फूड सिक्योरिटी की दशा और दिशा दोनों को बदलने का मादा रखते हैं, दोनों को बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो खेती आज न केवल फसल उगाना है, बल्कि पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, जहां पर कि आप बिना जमीन के शहरों में ही वर्टिकल फार्मिंग इत्यादि करके फसलों को उगाते हैं। इसके अतिरिक्त रिमोट सेंसिंग, सॉइल टेस्टिंग, आपके कंप्यूटर के जरिए बैठ करके दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन, सैटेलाइट और रिमोट कंट्रोल्ड मशीनों के ऑपरेशन के जरिए फार्मिंग इत्यादि हाईटेक चीजें भी अब इसमें शामिल हो गई हैं। अब खेती बाड़ी बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले चुका है और इसमें सफलता अर्जित करने के लिए बहुत सारे दिमाग वाले मेहनती व्यक्तियों की जरूरत है जो इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र में बढ़ रही परेशानियों में अपनी अपनी सेवाएं दें और इस क्षेत्र में आज केवल बैलगाड़ी से ऊपर उठ करके बड़े बड़े ट्रैक्टर, ड्रोन, सैटेलाइट, डेटा सेंटर, बिग डेटा एनालिसिस, सोफिस्टिकेटेड सेंसर एंड मशीन्स इत्यादि को लेकर के भी काम चल रहे हैं। और आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी जो टेक कंपनी है, वो टेक कंपनी किसी न किसी रूप में एग्रीकल्चर के फील्ड में किसी न किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, डेटा एनालिसिस पर काम कर रही है, या किसी प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग या किसी न किसी डिटेक्शन मॉडल पर काम कर रही है। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में लोग अभी जान नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आप उस मुहिम का हिस्सा बने कि जब तक आम जनता इसे जान पाए तब आप इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हो और तब आप इस क्षेत्र में आने वाली संभावनाओं को खुद से हकीकत में बदल रहे हो। एक मैं लास्ट चीज आपसे जानना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपने बताया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, कैसे एक गांव में बैठा हुआ किसान या कोई एक उद्यमी करना चाहे, अगर इसमें एसोसिएट होना चाहे किसी एमएनसी से या फिर किसी कंपनी से जुड़कर, तो वो कैसे इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है?
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बहुत सारे संशय हैं और कृषि के जो बिल आए थे उसको लेकर के भी किसानों के मन में कई संशय थे और इसमें बहुत सारी लिमिटेशन मौजूद हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिना आपकी जमीन का मालिकाना हक खोए हुए आप एक एग्रीगेटर या एफपीओ के जरिए जुड़ सकते हैं, जहां पर आप ऐसी फसलें करेंगे जिससे कि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर सकें और आपकी जो छोटी छोटी उपज है उनको एक ही समय में एक साथ एक प्रकार की खेती करके आप काफी बड़े स्तर पर न केवल आदानों की खरीद के समय आप अपने नेगोशिएट करने की हक को और ताकत को पा सकते हैं, बल्कि जब आप आदान को बेचने जा रहे हैं तब भी आप अच्छा भाव पा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो भी स्वरूप आपके क्षेत्र में मौजूद हैं उसको आप अपना सकते हैं, जहां पर बिना अपनी जमीन के मालिकाना हक को खोए हुए आप एक एग्रीगेटर की भूमिका निभा सकते हैं, जहां पर आपके छोटी छोटी जोत मिलकर के काफी बड़ी आप एक एंटिटी बन सकते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा नेगोशिएट कर पाएं और अपने आदान को खरीद पाएं, साथ ही अपने उत्पादों का बेहतर भाव आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में जो आशीष सर ने हमें बताया उनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कृषि केवल अब खेतों की कहानी नहीं रही है ये, बल्कि कल की हमारी ज़रूरत भी है। और जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां और जो टेक ड्रिवन इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो रही है, आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें करियर के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली है और फिलहाल बनी हुई भी है। अगर आपको आज के इस पॉडकास्ट में कोई अपना क्वेश्चन पूछना हो या आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज का पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आज के पॉडकास्ट के लिए हम आशीष सर को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहेंगे और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए, पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।